हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स क्रॉनिकल मैगजीन के जून 2020 के संस्करण। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान प्रतियोगिता दर्पण पब्लिश नहीं हो रहा है और क्रॉनिकल पब्लिश हुआ है, तो चलिए हम लोग क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। और इस वीडियो में आपको MCQ और प्लस उसके फुल डिटेल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहला टॉपिक है राष्ट्रीय। तो चलिए देखते हैं पहला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MP-लैट्स को कितने वर्ष तक स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो इसका होगा 2 वर्ष। 2 वर्षों तक MP-लैट्स को स्थगित किया गया है। देखा जाए तो MP-लैट्स के तहत जो प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष जो रुपए आवंटित की जाती है वो 5 करोड़ रुपए आवंटित की जाती है। और ये 2 वर्ष की अवधि हेतु जो MP-लैट्स फंड हैं वो कितनी राशि का उपयोग भारत संचित निधि में किया जाएगा? तो ये 7,900 करोड़ रुपए का इस्तेमाल भारत संचित निधि में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल ने सांसद अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को वेतन, भत्ते और पेंशन में कटौती के लिए जो संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है, और ये अध्यादेश 1 अप्रैल 2020 को प्रभावी हो गया। इसके तहत सांसद के वेतन, भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक कितना प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो कोविड-19 के कारण जो अभी माहौल है उस दौरान जो सभी सांसद के वेतन, भत्ते और पेंशन को जो कटौती की जाएगी वो 30% की जाएगी। और ये संशोधन किया गया है अधिनियम 1954 के तहत। नेक्स्ट है कि 13 अप्रैल 2020 को अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संयुक्त रूप से सहयोगपूर्ण नेटवर्क कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब कैड लॉन्च किया गया। और इसका उपयोग लगभग कितने स्कूलों में किया जाएगा जहां अटल टिंकरिंग लैब स्थापित है? तो इसका सही है कि ये 5000 स्कूलों में इसका प्रयोग किया जाएगा। कोलैब कैड का जो उद्देश्य है वो देखा जाए तो संपूर्ण देश में जो अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज के छात्रों को रचनात्मक और कल्पना से युक्त प्रवाह के साथ 3D डिज़ाइन बनाने में और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। देखा जाए तो जो ये एक स्वदेशी 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, जिसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब कैड प्रणाली है, जो यूज़र को वर्चुअल 3D स्पेस में विभिन्न मॉडल बनाने और शॉप फ्लोर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करने में मदद करती है। और देखा जाए तो अटल नवाचार मिशन जो एम है वो नवाचार मिशन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के किसके तहत शुरू किया गया है, जो कि भारत सरकार की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए देखा जाए तो नवाचार मिशन जो अटल नवाचार मिशन है जो स्कूल स्तर पर समूचे भारत के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा भारत के साथ 2 मिसाइल सौदा को मंजूरी दिया गया है। और ये सौदा कितने डॉलर का है? तो ये 155 मिलियन डॉलर का सौदा हुआ है। देखा जाए ये जो 2 मिसाइल हैं वो एक है AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 और दूसरा है MK-54 ऑल अप राउंड लाइट वेट टॉर्पीडोज। तो देखा जाए पहला जो है वो 92 मिलियन डॉलर का सौदा हुआ है 84L हार्पून ब्लॉक 2 का। और ये मिसाइल जो है वो 3.84 मीटर लंबा है और इसका जो वार हेडेड वजन है मतलब इसका जो मारक क्षमता का जो पावर है वो 500 पाउंड का है। और देखा जाए दूसरा है कि MK-54 ऑल अप राउंड लाइट वेट टॉर्पीडोज जो है वो 16 पीस है और MK-54 एक्सरसाइज टॉर्पीडोज जो है वो 3 पीस है। तो देखा जाए ये जो सौदा था दूसरा ये 63 मिलियन डॉलर का था। और ये हल्के वजन वाले जो होते हैं लाइट वेट टॉर्पीडोज, और इसका प्रयोग होगा P-8I विमान में। और ये जो है विमान समुद्र में निगरानी करते हैं और सबमरीन किलर कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अगला टॉपिक है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में कितने परंपरा को शामिल किया गया है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में कुल 106 परंपरा को शामिल किया गया और इनमें से 13 जो हैं वो यूनेस्को के द्वारा मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। चलिए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट है हाल ही में क्रमशः काले चावल चा खाओ, टेराकोटा,
कदलाई मिताई और केसर को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये क्रमशः किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो देखा जाए तो ये जो चाखाओ है, काला चावल, ये आपको मणिपुर से संबंधित है। फिर आपको टेराकोटा, टेराकोटा आपको गोरखपुर से संबंधित है। फिर है कदलाई मिताई, कदलाई मिताई कोबली पट्टी से है। और केसर, ये केसर जो है वो काश्मीरी केसर है। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कि चाखाओ क्या है। तो चाखाओ जो है वो मणिपुर का है और ये काले रंग का चावल है। और इसका जो काला रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन एजेंट के कारण। और ये आमतौर पे वहाँ पे सामुदायिक जो दावत होते हैं उस दौरान खीर के रूप में परोसा जाता है। और देखा जाए टेराकोटा, टेराकोटा आपको गोरखपुर से संबंधित है। टेराकोटा होता है कि जो कुम्हार द्वारा मिट्टी के विभिन्न जानवरों की आकृतियां बनाई जाती है, जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट और बकरी, बैल आदि के, ये टेराकोटा कहलाती है। और देखा जाए नेक्स्ट है कदलाई मिताई। कदलाई मिताई जो है वो कोबली पट्टी की है। और कोबली पट्टी कहाँ है? तो ये आपको तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से की है। और ये जो कदलाई मिताई होती है वो होता है मूंगफली और गुड़ की एक कैंडी है, जिसमें विशेष रूप से जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो किया जाता है थामिरबानी नदी की। कहा जाता है कि थामिरबानी नदी का जो पानी का इस्तेमाल होता है तो इसके स्वाद काफ़ी टेस्टी होते हैं। और अगला है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर में देखा जाए तो ये विश्व प्रसिद्ध मसाला है। और कश्मीरी केसर का जो वर्तिकाग्र होता है वो लंबा और मोटा होता है, गहरे लाल रंग का होता है और अत्यधिक सुगंधित होता है। और इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। चलिए अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है कोविड-19 के दौरान देश में विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही को आईपीसी की कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? तो जो लापरवाही की जा रही है उसके लिए दो धाराएं हैं आईपीसी की, धारा 269 और 270। अब देखा जाए तो धारा 269 है क्या? तो 269 के तहत कहा जाए तो किसी बीमारी को फैलने में जो लोगों की लापरवाही भरा काम होता है उसको नेग्लिजेंट एक्ट भी कहते हैं, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो, वो धारा 269 के तहत आता है। और इसके तहत आपको 6 माह की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और धारा 270 में देखा जाए तो किसी बीमारी को फैलने के लिए जो जानबूझकर किया गया घातक या नुकसानदेह काम है उसको मैलिग्नेंट एक्ट में आ गया है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो। और इसके तहत 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। शुरुआत में ये योजना कितने राज्यों में शुरू की जाएगी? तो देखा जाए तो शुरुआत में जो स्वामित्व योजना है वो कुल 6 राज्यों में शुरू की जाएगी। कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। स्वामित्व योजना है क्या? तो इसके तहत आपको गांव में जो संपत्ति है, भूमि हो या आवास हो, उसका नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और इसके बाद भूमि का स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और देखा जाए तो पहले क्या होता था कि आपकी प्रति जमीन पर, किसान की प्रति जमीन पर लोन नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ये जो प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो उसके बाद बैंक ऋण भी लिया जा सकेगा। चलिए अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना मतलब जीपीडीपी को तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो देखा जाए तो ये भी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है और पंचायती राज दिवस के दिन ही किया गया था। और इस पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है इसके तहत देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हर जानकारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल वेबसाइट पे और मोबाइल एप्लीकेशन पर दोनों पे उपलब्ध होगी। और इसके तहत जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार प्रदान किया गया, जो तुज्जुर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जलूरा ग्राम पंचायत को दिया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य कर्मी पर हो रहे हमले हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस महामारी रोग अधिनियम में संशोधन हेतु महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? तो ये महामारी रोग अधिनियम 1897 इसमें संशोधन किया गया और महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देखा जाए तो इसके तौर पे होगा ये कि अब ये जो अपराध होगा स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करना वो एक गैर जमानती अपराध होगा। और स्वास्थ्यकर्मी को चोट पहुंचाने, हिंसक कृत्य करने पर
3 महीने से 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। और अगर गंभीर चोट लगती है तो 6 महीने से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख तक रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। और 30 दिन के भीतर इसको एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी जांच कर सकता है और सुनवाई आपको 1 साल में पूरी हो जाएगी। चलिए फिर देखा जाए तो 1918 का जो स्पेनिश फ्लू है उसमें कौन सा वायरस दुनिया भर में महामारी फैलाने का कारण बना था? तो ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है जो 1918 के स्पेनिश फ्लू में कारण बना था पूरी दुनिया में वायरस फैलाने का, जिसमें भारत में तकरीबन 1.2 से 1.8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि 7 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसे HCQ कहते हैं, उसमें से आंशिक प्रतिबंध हटाने सहित कितनी दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने को मंजूरी दी गई? तो कुल 14 दवाओं पर से यह प्रतिबंध हटाने की मंजूरी दी गई है। और जिन दवाओं पर से यह प्रतिबंध हटा है उसमें से आपको विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, टिनिराजोल, मेट्रानिडाजोल, एसिक्लोवीर, क्लोरमफेनिकॉल आदि शामिल है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है उस पर से आंशिक हटाया गया है। उन देशों को ये दवाई भेजी जाएगी जिन्हें भारत से सहायता प्राप्त होने की आस है और घरेलू आवश्यकता पूरी होने के बाद ही स्टॉक उपलब्धता के आधार पर इसका निर्यात किया जाएगा। और इस पे से प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिका और साथ में 30 और देश थे जो काफ़ी दबाव डाल रहे थे और उसके बावजूद ये हटाया गया। अब देखा जाए तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरिया दवा है। ये कोरोना वायरस का संक्रमण में प्रभाव को कम करने में मदद करता है, पर यह भी साबित नहीं हुआ है कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका इलाज कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार भारत जो है वो दुनिया में कौन से स्थान पर है सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों में? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश में। जो सबसे प्रथम स्थान पर आता है वो होता है यूएसए। यूएसए ने 2019 में 732 बिलियन डॉलर खर्च किए। और दूसरे नंबर पे है चाइना, 261 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर भारत है जो 71.1 बिलियन डॉलर खर्च किया। चौथे पे है रसिया 65.1 बिलियन डॉलर के साथ। सऊदी अरब पांचवें स्थान पर है 61.9 बिलियन डॉलर के साथ। और 2019 में जो भारत ने अपने जीडीपी का लगभग 2.2% खर्च रक्षा पर किया है। 2018 की तुलना में जो भारतीय खर्च है वो 6.8% की वृद्धि इसमें देखी गई है। चलिए अगला देखें। तो अगला है कि केंद्र सरकार ने 9 अप्रैल 2020 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कितनी राशि का पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये 15,000 करोड़ रुपए का है पैकेज जिसको मंजूरी दिया गया है। देखा जाए तो ये 100% केंद्र पोषित पैकेज होगा जो जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक 3 चरण में लागू किया जाएगा। पहला चरण होगा जनवरी 2020 से जून 2020 तक। दूसरा चरण होगा जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक। और तीसरा होगा अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं प्रौद्योगिकी की मदद से बड़े पैमाने पर जनता को न केवल कोविड-19 बल्कि अन्य बीमारियों के उपचार में सहूलियत प्रदान करने के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र से कौन से परियोजना को शुरू किया गया है? तो यह है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का फुल फॉर्म है नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। देखा जाए तो यह एक टेलीमेडिसिन केंद्र है और जिसका स्थापना जो है एम्स नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। ये देश भर में विशेषज्ञ सवाल का उत्तर देंगे। आपको 24 घंटे इसके लिए उपलब्ध होंगे। यहाँ विश्व के किसी भी हिस्से में दोनों तरह से मतलब आपको ऑडियो भी और वीडियो भी दोनों वार्तालाप कर सकते हैं। इसके लिए आप स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल डुओ का भी प्रयोग कर सकते हैं और सिंपल बात करने के लिए कॉलिंग फैसिलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय समाप्त होता है और अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय को मूव करते हैं, जिसमें पहला है पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है
भारत का स्कोर रहा है 45.33 और सूचकांक में कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है 78.4 के साथ, दूसरे पे है फिनलैंड, फिर है डेनमार्क, स्वीडन और पांचवें स्थान पर है नीदरलैंड। और देखा जाए तो निम्न स्थान से देखा जाए तो प्राप्त करने वाले जो निम्न स्थान से 5 देश है उसमें आपको 180 स्थान पर है उत्तर कोरिया, जो 180 देश की सूची में आखिरी स्थान पर है, और तुर्कमेनिस्तान उससे ऊपर 179 पे, उससे ऊपर 178वें स्थान पर एरिट्रिया, और चाइना 177 स्थान पर है। उसके बाद 176 पे है आपको जिबूती। चलिए अब देखा जाए तो हाल ही में जो वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 की रिपोर्ट आई है वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। और देखा जाए तो पूर्ण लॉकडाउन वाले देश में प्रति सप्ताह जो ऊर्जा की मांग है वो लगभग 25% की गिरावट देखी गई है, और आंशिक जहां पर लॉकडाउन है वहां पर 18% की गिरावट है। तेल की मांग में भी 9% की कमी आई है, कोयले की मांग में 8% की कमी आई है, और बिजली में 5% की कमी आई है। अब भारत में लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा की मांग है वो 30% से अधिक कमी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR ने अपनी वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को किस कमी के कारण प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये रखा गया है पर्याप्त बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और प्रवर्तन की कमी की वजह से। और देखा जाए तो इसमें किसे रखा जाता है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में उसे रखा जाता है जिसके पास बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब USTR द्वारा गंभीर कमियां पाई जाती है, जिन पर USTR द्वारा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसे ही इस लिस्ट में रखा जाता है। और देखा जाए तो भारत के अलावा अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला को भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है USTR में। चलिए अगला देखते हैं कि अगला है आंतरिक विस्थापन और वैश्विक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में आपदा के कारण हुए विस्थापन में शीर्ष देश कौन है? आपदा के कारण अगर विस्थापन हुआ है तो सबसे अधिक भारत और बांग्लादेश में हुआ है। आपको भारत और बांग्लादेश में जो चक्रवात आए थे बुलबुल और फेनी, इनके कारण लगभग 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो नूर एक सैन्य उपग्रह है और ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। और देखा जाए तो ये पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किए गए हैं, और ये ईरान के अर्धसैन्य बल जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो हेड थे उनकी हत्या कर दी गई थी अमेरिका के द्वारा। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनका नाम क्या था। नेक्स्ट है सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 26 अप्रैल 2020 को आधिकारिक सूचना के अनुसार किस सजा को समाप्त करने का आदेश दिया गया है? तो ये है नाबालिगों की मौत की सजा। जो नाबालिगों पर जो मौत की सजा दी जाती थी उसे समाप्त करने का आदेश दिया गया है, और साथ ही साथ आपको कोड़े मारने की सजा को भी समाप्त किया गया है। देखा जाए नेक्स्ट है कि किस देश ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? तो हिजबुल्लाह संगठन जो है उसको आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है जर्मनी ने। देखा जाए तो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का संगठन है और जिसकी राजनीतिक और सैन्य इकाइयां भी है। कहने का मतलब ये है कि हिजबुल्लाह संगठन खुद में इतना स्ट्रांग है कि इसके पास खुद की सेना है और इसके पास खुद मिसाइल्स भी हैं, और ये लेबनान में है और अक्सर इजराइल पे अटैक करते रहते हैं। और इसका मुख्य अटैक करने का कारण होता है इस्लाम का प्रचार करना, यहूदियों का नाश करना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो ये 60 दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, मतलब कि अगले 60 दिनों तक नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवासी की अनुमति की देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। क्योंकि जो कोविड-19 के कारण देखा जा रहा है कि पूरे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अमेरिका में माना जा रहा है कि लगभग 76% जो काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो अमेरिका ये पहले प्रायोरिटी दे रहा है कि पहले नौकरी उन अपने अमेरिकी निवासी को देंगे
चलिए नेक्स्ट है बाउंस बैक ऋण योजना। बाउंस बैक लोन स्कीम जो है इसकी शुरुआत किस देश ने की? तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन ने की है। और देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन से परेशानी झेल रहे जो छोटे कारोबारी हैं उनकी मदद के लिए ये बाउंस बैक ऋण योजना लाई गई है। और ये 100% मदद जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और देखा जाए तो इसका जो मुख्य मकसद है कि छोटे कारोबारी को अगले 12 महीना के लिए, मतलब पहले 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से लेके 50,000 पाउंड तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान और पर्यावरण। विज्ञान और पर्यावरण में पहला आता है कि हाल ही में कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु किसने विकसित किया था? तो प्राणवायु जो है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक क्लोज्ड लूप वेंटिलेटर है जो कि एम्स ऋषिकेश के द्वारा सहयोग से ये बनाया गया है और प्राणवायु को विशेष रूप से कोरोना महामारी के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये नासा के इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है। वाइटल का फुल फॉर्म होता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। और ये जो है आपको उन मामूली लक्षण वाले रोगियों के उपचार के लिए तैयार किया गया है और ये काफी सस्ता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना यानी कोविड-19 के परीक्षण किस विधि के द्वारा की जाती है? तो ये है आरटीपीसीआर के थ्रू की जाती है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। आरटीपीसीआर जो है वो आपको परीक्षण में एक मरीज से जो नाक और गले के स्वाब को लेकर परीक्षण की विधि है, मतलब कि नाक के आखिरी पॉइंट से एक कॉटन का स्वाब लिया जाता है और गले से लार का। और देखा जाए तो आरटीपीसीआर परीक्षण में लगभग 9 घंटे लगते हैं और वर्तमान में भारत में जो सार्स कोविड-2 का परीक्षण करने के लिए 2 चरण का उपयोग किया जाता है। और देखा जाए तो पहला है कि नमूने में मौजूद वायरस के परिवार का पता लगाया जाता है और अगर ये पुष्टि हो जाए कि वो कोरोना वायरस है तब ये पता लगाया जाता है कि ये नोवेल कोरोना वायरस है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 23 अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक का उद्घाटन किया। और ये मोबाइल लैब किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। अब देखा जाए तो इस पहली मोबाइल लैब को केवल 15 दिन में तैयार किया गया है और प्रतिदिन 2000 नमूनों की जांच कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन मतलब सीएनएसए अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया है? तो यह होगा तियानवेन 1। मतलब अब इसका जो भी मिशन होगा, जो किसी भी ग्रह के लिए मिशन होगा, उसका नाम तियानवेन श्रृंखला से ही दिया जाएगा। और देखा जाए तो तियानवेन का जो अर्थ होता है वो है स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग की प्रश्न। और जहां तक मंगल मिशन का सवाल है तो अभी तक 4 देश ही है जो मंगल मिशन पर सफलता पा सके हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है यूरोपियन यूनियन और चौथा है भारत। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि 27 मई 2020 को नासा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने हेतु मिशन कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। और ये मिशन किस स्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा पहला कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। और देखा जाए तो अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो बॉब बेकन और डॉगलस हार्ले फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग से इन्हें भेजा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है हाल ही में कहां स्थित आघारकर अनुसंधान संस्था के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और किफायती सेंसर बग स्निफर विकसित किया है। तो ये पुणे में किया गया है। देखा जाए तो ये एक पोर्टेबल उपकरण है, केवल 30 मिनट में 1 मिलीमीटर नमूना में इतना कम कि केवल 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं का भी पता लगा सकता है। और देखा जाए तो बग स्निफर नामक जो बायोसेंसर बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स का उपयोग करता है। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने किन 2 भारतीय चमगादड़ों की प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस पाया गया है?
तो भारत की दो चमगादड़ प्रजातियां हैं जिसमें बैट कोरोना वायरस पाया गया है। तो यह है पिट्रोपस, जिसे कहते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, और दूसरा है रूसस। देखा जाए तो आईसीएमआर के वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन के पश्चात भारत के 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी शामिल है, में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। और देखा जाए तो अभी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पाया गया है कि ये वायरस इंसान को संक्रमित कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी, जो हैदराबाद में स्थित है, ने किस संस्था के साथ मिलकर नोवेल कोरोना वायरस के समग्र जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। तो यह है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, नई दिल्ली। और देखा जाए तो ये वायरस के विकास को समझने में मदद करेगा और ये कितना गतिशील और कितनी तेजी से प्रतियां बनाता है, इसमें ये मदद करेगा पता लगाने में। चलिए अगला देखें तो यह है सूर्य की उत्पत्ति तथा वृहद सौर कण तूफान के अध्ययन करना और सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है। तो इसका मिशन का नाम है सनराइज। सनराइज मतलब सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। देखा जाए तो सूर्य के विकिरण अंतरिक्ष पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, इससे यह पता लगाया जाएगा। और ये भविष्य में चंद्रमा या मंगल ग्रह से संबंधित विभिन्न मिशन पर जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको सौर तूफानों के बचाव करने में मदद करेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज और कोपर्निकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ओजोन परत में छिद्र के स्वतः ही बंद होने की पुष्टि की है। यह छिद्र आर्कटिक के ऊपर कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो यह है 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। देखा जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 के जो लॉकडाउन था, उस कारण से जो प्रदूषण स्तर कम हुआ है, उस कारण से ये छिद्र बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये ध्रुवीय भंवर के कारण छिद्र बंद हुआ है। ध्रुवीय भंवर क्या है? तो ध्रुवीय भंवर जो है वो सर्दियों में होने वाली एक घटना है। और ध्रुवीय भंवर चक्रवात वृत्ताकार हवाएं हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर समताप मंडल में चलती हैं, जो ठंडी हवाएं लाती हैं, और इस वजह से ये ठीक हुई है। चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में कहां स्थित रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला मतलब डीआरडीएल ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोवसैक नामक कियोस्क विकसित किया है। तो कोवसैक नामक कियोस्क जो है वो हैदराबाद में विकसित किया गया है। चलिए कोवसैक देखा जाए तो कोवसैक का फुल फॉर्म होता है कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। इसमें होता यूं है कि जब एक संदिग्ध व्यक्ति कियोस्क केबिन के अंदर प्रवेश करता है, तो केबिन के बाहर से ही एक स्वास्थ्य पेशेवर दस्ताने के माध्यम से परीक्षण हेतु नमूना ले सकता है। और कियोस्क केबिन छोड़ने के बाद 4 नोजल उसमें लगे हैं जो स्प्रे करते हैं, और ये 70 सेकंड की अवधि के लिए कीटनाशक छिड़क कर खाली कक्ष को कीटाणु रहित कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान एनआईएफ ने, जो भारत में है, वो पशुओं की कृमि उपचार हेतु रासायनिक विधि के विकल्प के रूप में एक स्वदेशी दवा वर्मीवेट पेश किया है। और इस दवा के निर्माण हेतु एनआईएफ किसके द्वारा भेजे गए एक उपचार विधि का काम किया है? तो ये हर्षा भाई पटेल ने भेजा है, और हर्षा भाई पटेल ने इसे अपने नाम से पेटेंट भी कराया है। देखा जाए तो पशुओं में कृमि संक्रमण एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, जिसके कारण दस्त, वजन और खून की कमी हो जाती है तथा प्रजनन स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। चलिए अगला देखा जाए तो अगला सवाल है कि हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया। इस वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इस वेंटिलेटर का नाम है रूहदार। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग जलवायु संवाद को जर्मन फेडरल चांसलर जो एंजेला मर्केल की पहल पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2010 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक में पहला टॉपिक है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को कितने समय तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो बैंकों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है 21 अक्टूबर तक, यानी कि 6 माह के लिए।
देखा जाए तो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा क्या होता है, तो इसके तहत जो होता है कि वे सेवाएं जो सार्वजनिक सेवा निगम के रूप में काम करती हैं, जैसे कि टेलीफोन, बिजली, प्राकृतिक गैस, डाक सेवा, पानी जैसे आवश्यक सेवाएं। और देखा जाए तो ये 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरह से हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। और देखा जाए तो ये निर्णय जो है वो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जो आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं कि अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 7 अप्रैल 2020 को जारी रिपोर्ट आईएलओ दूसरा संस्करण जो कोविड-19 और वैश्विक कामकाज के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण जो भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग कितने लोग गरीबी के शिकार हो सकते हैं। तो ये आईएलओ के दूसरे संस्करण में बताया गया है कोविड-19 के कारण जो वैश्विक कामकाज के अनुसार जो भी लोग हैं जो कि भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं उनमें से कितने लोग जो है वो गरीबी का शिकार होंगे। तो ये 40 करोड़ लोग होंगे। चलिए देखते हैं, इसमें है कि भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की हिस्सेदारी जो है वो लगभग 90% है। और अनुमान के अनुसार इस साल दुनिया भर में लगभग 19.5 करोड़ लोग पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। और देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार जो रोजगार में सबसे अधिक कटौती होगी वो अरब देशों में होगी, उसके बाद यूरोप और एशिया प्रशांत का स्थान होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन लॉन्च किया है। तो ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से जो भी है कि ग्राहक लोग कभी भी कहीं भी डिजिटल रूप से बचत खाता और सावधि जमा खाता तुरंत खोल सकता है। और देखा जाए तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टैगलाइन है वो है पैसे की कद्र। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की सुविधा आईपल नाम का एक बहु चैनल चैटबॉट शुरू की है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू की गई है, मतलब कि अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वॉइस बैंकिंग की सेवा शुरू की गई है जिसका नाम दिया गया है आईपल। और देखा जाए तो ये सेवा जो है ग्राहक अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग संबंधित जो प्रश्न है उसके जवाब ले सकते हैं, जैसे कि खाता में मौजूद राशि और लेन देन की जानकारी आदि जैसे कई अन्य जानकारी भी इससे हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की एचडीएफसी लिमिटेड में कितनी फीसदी हिस्सेदारी हासिल किया। तो ये 1.01% हासिल कर लिया गया। देखा जाए तो मार्च 2019 तक में जो कंपनी की हिस्सेदारी थी वो 0.8% थी, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण जो हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, मतलब इस लॉकडाउन के दौरान पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी की और शेयर खरीदकर अपनी शेयर 1.01% कर लिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की कौन सी प्रमुख आईटी कंपनी इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक 2021 में लॉन्च करने जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब टीसीएस। अब देखा जाए तो टीसीएस जो है वो इजराइल को बैंकिंग सेवा ब्यूरो बनाने में मदद करेगा। जो बैंकिंग परिचालन प्लेटफॉर्म टीसीएस बैंक ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा, लेकिन इसका कोई भी शाखा नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने कितने समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में बीपी कानूनगो को फिर से नियुक्त किया है। तो बीपी कानूनगो को 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। चलिए अगला है हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय होने के बाद किसे यूनियन बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये विरूपाक्षा मिश्रा को नियुक्त किया गया है और विरूपाक्षा मिश्रा जो थे वो पहले कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। चलिए अब देखा जाए तो यूनियन बैंक का जो गठन है वो 11 नवंबर 1919 को हुआ है, उसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की है। तो ये 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक खरीदने के लिए लगभग 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा मिशन अन्न सेवा के तहत लॉकडाउन के बीच 3 करोड़ से अधिक गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी एक समाज कल्याण के लिए कार्य करने वाली रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि आईटी उद्योग निकाय नैस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो है यूवी प्रवीण राव। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ पदभार किसने संभाला? तो बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ बने हैं समीर अग्रवाल। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला टॉपिक है राज्य समाचार। राज्य समाचार में देखा जाए तो पहला टॉपिक है कि भारत का पहला राज्य कौन बना जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 संदिग्धों के नमूनों का पूल टेस्टिंग की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आईसीएमआर ने पूल टेस्टिंग की मंजूरी प्रदान की है। और देखा जाए तो पूल टेस्टिंग क्या होती है? तो पूल टेस्टिंग का मतलब है कि जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, मतलब जैसे 10 लोगों का सैंपल लिया जाएगा, उन्हें एक बार मिक्स करके टेस्ट किया जाएगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो सभी ग्रुप को, मतलब उस पूरे ग्रुप को नेगेटिव घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आता है तो एक एक कर उन सभी 10 लोगों का जांच फिर से होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले किस कक्षा से किस कक्षा तक के छात्रों हेतु उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो ये है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने जिन्होंने भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण की? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल। रजनीश ओसवाल जी ने पहले न्यायाधीश हैं जो कि भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण की। इससे पहले 370 जब तक लागू था तब वो लोग जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ ग्रहण करते थे, और अब 370 हटने के बाद भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण की। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कि कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी टूरिज्म वेबसाइट में 6 थीम आधारित, मतलब थीम बेस्ड माइक्रोसाइट्स को जोड़ा है? तो ये केरल सरकार ने जोड़ा है। चलिए देखा जाए तो योग, कलारीपट्टू जो कि राज्य की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, फिर केरल के मंदिर, केरल के यहूदी धर्म और डिस्कवरिंग मालाबार नए माइक्रोसाइट्स हैं जिन्हें केरल के पर्यटन वेबसाइट में चित्रित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन आंध्र प्रदेश राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त वी कनगराज को नियुक्त किया गया है। और वी कनगराज जो थे वो कि मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है नवरत्नालु पेदलंदरिकी इल्लू कार्यक्रम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सभी गरीबों के लिए घर। और ये किस योजना का, मतलब ये किस राज्य का योजना है? तो ये आंध्र प्रदेश का योजना है। और इस योजना के तहत गरीबों को 1 रुपए में घर मुहैया किया जा रहा था। और देखा जाए तो इस घर को वो कभी बेच नहीं सकते थे, वो उनके रहने के लिए था। लेकिन इसमें अभी अभी संशोधन किया गया है। संशोधन में लाया गया है कि अब उसे 5 साल खुद के पास रखने के बाद उसे बेचा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सील्ड। ये किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लागू किया गया है? तो ऑपरेशन सील्ड जो है वो दिल्ली में लागू किया गया है। और सील्ड का फुल फॉर्म होता है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन और डोर टू डोर चेक्स। इसी तरह से एक और योजना है 5T योजना, ये भी दिल्ली सरकार ने ही शुरू किया है। और इसका फुल फॉर्म है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। चलिए अगला सवाल देखें। अगला है उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान घर पर रह रहे बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए कौन सा एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम जो है उसका नाम है मो प्रतिभा। अगला सवाल देखें। अगला है गौरव कलेचा महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार 2020 के लिए किस फिल्म मार्केटिंग और कम्युनिकेशन रणनीतिकार का नामांकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनिवास कुलकर्णी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेल। हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष भारत, मतलब WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है जो कि विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं।
चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये T20 के उप कप्तान हैं भारत के रोहित शर्मा, उन्हें नियुक्त किया गया है क्रिक किंगडम, जो कि दुबई स्थित एक क्रिकेट एकेडमी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि हाल ही में ब्रिटिश गणितज्ञ टोनी लुइस का निधन हो गया। और टोनी लुइस जो थे वो क्रिकेट में कौन से नियम देने वालों में से एक हैं? तो टोनी लुइस ने एक बहुत ही विवादास्पद डकवर्थ लुइस नियम दिया था, जो कि बारिश से जुड़ा हुआ है। और देखा जाए तो टोनी लुइस के साथी थे गणितज्ञ एक फ्रैंक डकवर्थ। फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिलकर उन्होंने डकवर्थ लुइस विधि तैयार की थी। और डकवर्थ लुइस विधि में फिर से उसमें एक जोड़ा गया स्कोरिंग रेट के हिसाब से एक फॉर्मूला में बदलाव लाया गया, जो लाए थे स्टीव स्टर्न ने। इसलिए 2014 से इस नियम का नाम हो गया DLS, मतलब डकवर्थ लुइस स्टर्न नियम। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका के किस पूर्व दिग्गज पेशेवर गोल्फर का निधन हो गया है? तो पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जो फेमस गोल्फर थे उनका नाम है जॉर्ज डगलस सैंडर्स। नेक्स्ट है, श्रीलंका क्रिकेट ने अपनी कोच के लिए घर पर ज्ञान बढ़ाने में मदद करने के लिए कौन सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कोच एजुकेशन ऐप। नेक्स्ट है कि 8 अप्रैल 2020 को विजडन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है बेन स्टोक। बेन स्टोक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इससे पहले 3 साल तक लगातार विराट कोहली जो भारत के खिलाड़ी हैं वो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे। अब बेन स्टोक इस बार जीत सके हैं। और देखा जाए तो विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर में अगर देखा जाए तो उसका है ऑस्ट्रेलिया के एलिसा पेरी। और विश्व T20 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं आंद्रे रसल, जो वेस्ट इंडीज के हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझाओ चीन में 19वीं एशियाई खेल 2020 के लिए आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया है। ये 19वीं एशियाई खेलों का शुभांकर क्या है? तो ये एक्चुअली 3 रोबोट हैं जिसका नाम दिया गया है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और स्मार्ट ट्रिपलेट्स में तीनों रोबोट का नाम है कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए तो अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खां का कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण लंदन में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो आजम खां जो थे वो स्क्वाश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन करने के मामले में 11 महीने का प्रतिबंध लगाया है। और ये किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो निकोलस जेरी जो है वो चिली के खिलाड़ी हैं और इन्हें 11 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में पहला है कि IMF की प्रमुख जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनके बाहरी सलाहकार के समूह में एक सदस्य चुना गया है। वो है रघुराम राजन, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। और देखा जाए तो नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो वो अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है रवीश कुमार के स्थान पर। नेक्स्ट है कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब CVC किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है और ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। और संजय कोठारी जो है वो CVC बने हैं, जो कि नए केंद्रीय आयुक्त हैं, वो नियुक्त किए गए हैं। और देखा जाए तो अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्ति की गई है, ये सुदर्शन बाबू की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, जैसे कि बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय में दीपांकर दत्ता की नियुक्ति हुई है, वो कलकत्ता के उच्च न्यायालय से आए हैं। और देखा जाए तो नेक्स्ट है कि उड़ीसा के उच्च न्यायालय में आए हैं मोहम्मद रफ़ीक, ये मेघालय उच्च न्यायालय से आए हैं। और नेक्स्ट है मेघालय के उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है विश्वनाथ सोमादर, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। और निधन में देखा जाए तो पहले इरफान खान जो है वो एक बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे और इन्हें न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर था, जिस कारण से इनका निधन हो गया। और 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से इन्होंने शुरुआत की थी अपनी बॉलीवुड करियर की। और पान सिंह तोमर के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। फिर है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर जो थे वो बॉलीवुड के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे।
ये ल्यूकीमिया यानी कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म मेरा नाम जोकर के अभिनय में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। और फिर फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निधन में आगे है चुन्नू गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी जो थे वो एशियाई खेल 1962 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे और ये एक महान फुटबॉलर थे और ये क्रिकेटर भी थे, प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर। नेक्स्ट है ऊषा गांगुली। ऊषा गांगुली जो है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक प्रख्यात रंगकर्मी थी। नेक्स्ट है रुद्र तेज सिंह। ये जर्मनी के प्रमुख कार कंपनी जो BMW ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और BMW ग्रुप इंडिया के ये पहले भारतीय कार्यकारी अधिकारी थे। फिर देखा जाए तो लाइसेनिया करासे जो है वो फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करासे थे और लाइसेनिया करासे के बारे में कहा जाए तो ये सत्ता भी तख्ता पलट करके पाए थे और उनका सत्ता भी तख्ता पलट से ही गया था। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट है जीन डिच। जीन डिच जो है वो लोकप्रिय टीवी कार्टून सीरीज टॉम एंड जेरी के निर्देशक और ऑस्कर विजेता थे। फिर आते हैं अशोक देसाई। अशोक देसाई जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित थे और पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। चलिए आगे देखा जाए तो है एमबी राजशेखरन। एमबी राजशेखरन जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनमोहन सिंह के समय में केंद्रीय योजना राज्य मंत्री थे। फिर आते हैं शांति हीरानंद चावला। शांति हीरानंद चावला पद्मश्री से सम्मानित थी और वो प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। फिर देखा जाए तो नेक्स्ट है फिलिप वॉरेन एंडरसन। फिलिप वॉरेन एंडरसन जो थे वो 1977 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें मैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिविटी पर काम करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है गीता राम जी। गीता राम जी जो है वो एक शीर्ष वायरोलॉजिस्ट हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण से इनका निधन हो गया और ये भारतीय मूल की थी। चलिए आगे देखते हैं। मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर जो है पुरस्कार। पुरस्कार में देखा जाए तो हाल ही में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार। पुरस्कार में देखा जाए तो हाल ही में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है जोया अख्तर को, जो कि एक फिल्म निर्माता है। जोया अख्तर ने अपनी फिल्म में एक स्पेन का सीन दिखाया था जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, स्पेन में शूटिंग हुई थी और इसके साथ साथ इन्होंने और भी फिल्मों की शूटिंग विदेश में की है जिस वजह से इन्हें टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कूल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है भारत स्थित गैर लाभकारी संगठन है अरमान। और अरमान जो है वो भारत में मातृ सशक्तिकरण और बाल स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करता है। देखा जाए तो भारत सरकार की साझेदारी में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो किलकारी और मोबाइल एकेडमी का कार्यान्वयन चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है अभियान, सम्मेलन और आयोजन। देखा जाए तो हाल ही में G20 की कृषि मंत्रियों का असाधारण बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो ये किया गया था सऊदी अरब के द्वारा। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय मंत्रालय के द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। तो ये किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की। तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव के लिए चिकित्सा आपूर्ति की और देखा जाए तो मालदीव को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया कराई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है वो भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत थल सेना ने साउदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और दिल्ली मुख्यालय में कोरोना हेल्पलाइन सेंटर बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वेब पोर्टल या ऐप, जो 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है
और इस ऐप का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। ये देखा जाए तो कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसानों और व्यापारियों को 5 लाख से अधिक ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जोड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि घरों में क्वारंटाइन नागरिक की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पुणे नगर निगम ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इस ऐप का नाम है संयम ऐप। देखा जाए तो इस ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग है, जिससे क्वारंटाइन किए गए नागरिकों के घर से बाहर निकलने की स्थिति में शहरी प्रशासन को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने हेतु एक वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है युक्ति का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। युक्ति का फुल फॉर्म देखा जाए तो यह यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए अगला टॉपिक देखें। अगला है कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण मतलब आई-गॉट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्साकर्मी, तकनीशियन, एएनएम और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के लिए शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि कोविड-19 से मुक्त हुआ है? तो यह है गोवा और दूसरा राज्य है मणिपुर जो कि कोविड-19 से मुक्त हुआ है। लेकिन देखा जाए तो जब गोवा में 7 पेशेंट थे और वो जब सातों डिस्चार्ज हो गए ठीक होने के बाद, तो उसके बाद 28 दिनों तक कोई पेशेंट नहीं आया, मतलब कोविड-19 का कोई केस नहीं आया। लेकिन उसके बाद 28 दिन के बाद वहाँ पे फिर से केसेस आना शुरू हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह है मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति है $36.8 बिलियन के साथ ये 21वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर है जेफ बेजोस अमेजन के, जो कि 113 बिलियन की संपत्ति है। फिर है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, जिनके पास 98 बिलियन की संपत्ति है। और 7वें स्थान पर आता है फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, इनके पास 54.7 बिलियन की संपत्ति है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक। पुस्तक में देखा जाए तो पहला है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसके लेखक हैं वी कृष्णस्वामी। चलिए अगला है लेट मी से इट नाउ। इसके लेखक हैं राकेश मारिया। नेक्स्ट है रिचुअल। रिचुअल के लेखक हैं उत्तरन दास गुप्ता। नेक्स्ट है इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लास्ट ग्लोरी। तो इसके लेखक हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। इसके लेखक हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया। नेक्स्ट है सो ऑल इज पीस। इसके लेखक हैं वंदना सिंह लाल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स द हीरोज ऑफ रियल इंडिया। इसके लेखक हैं एस गिरिधर। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये जून 2020 के करंट अफेयर्स जो कि क्रॉनिकल मैगजीन के हैं यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आगे आने वाले हैं। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।